बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो एग्ज़ाम जो चल रहा है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो चल रहा है आपका बिहार बोर्ड का, बच्चों इसमें आपका अभी मैथ और साइंस का पेपर होना बाकी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले ईयर के जो क्वेश्चन जो आया था बच्चों एग्जामिनेशन में, हम लोग आज उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों पिछले साल से क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अटैच रहता है और वो क्वेश्चन बच्चों आपको आता भी एग्जाम में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्टिव और जो भी है सब्जेक्टिव बच्चों आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको आपका जो एग्ज़ाम जो होगा बच्चों ये काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए लेट ना करते हैं और हम आपके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो बच्चों आप जाके मैथमेटिक्स का देख लीजिए। वहाँ पे बच्चों हम आपके फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं और बच्चों बाकी के चैप्टर का भी हम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं आपके लिए धीरे धीरे। तो आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तो चलिए बच्चों आज के हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें अभाज्य संख्या कौन है। तो बच्चों आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि हमारा एक और उसी संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं कटती है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका 84 कट जाता है, 87 कट जाता है, 91 कट जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन संख्या ना भाज्य ना अभाज्य है। तो बच्चों एक एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भाग लेमा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में बी क्या हो। तो बच्चों बी हमारा भाजक कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बोला है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में क्यू का मान 0 कब होता है। तो बच्चों याद रखिएगा क्यू का मान 0 तब होता है जब हमारा बी का मान ए से क्या होता है। तो बच्चों बी का मान ए से जो होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन भी हम आपको पिछले वीडियो में ही सॉल्व करके दे दिए हैं कि इसका जब अधिकतम घात पूछता है तो बच्चों आप यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और देखिए कि 2 जो है वो कितनी बार आया है। तो बच्चों जब आप 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो बच्चों 2 आएगा 3 बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सह अभाज्य युग्म है। तो याद रखिएगा बच्चों सह अभाज्य युग्म जो होता है वैसा संख्या होता है जो कि जिसका कि मौसो जो है हमेशा एक आए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है। तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों ये गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई स्क्वायर माइनस 4 को जब वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा जब आप इस संख्या से जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका वाई 3 टाइम में खाएगा पहले, तो इसलिए यहाँ पे वाई पे पावर 3 हो जाएगा जो कि अधिकतम घात कहलाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड 4 है तो एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या है, जब x का वैल्यू बोला है कि 4 है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। ये 4 है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन में आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों जब आप इसका शून्यक निकालिएगा तो वो आएगा आपका 3 और 2 आएगा और उसका जब गुणनफल करिएगा बच्चों तो आ जाएगा आपका 6, राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन इसमें से रैखिक बहुपद बच्चों रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के बच्चों 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर रैखिक पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान क्या होगा। तो बच्चों के का मान हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी का एक शून्य क्या होगा। तो बच्चों हो जाएगा -1। आपको बच्चों हम पहले ही बता देते हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें से कि ये दावा किया जा रहा है कि बच्चों यही क्वेश्चन हूबहू आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो आप इस बहकावे में बिल्कुल मत रहिएगा, इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावना जरूर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है तो इसका कितना हल संभव है। तो बच्चों इसका जो हल जो है बच्चों वो आपका है अनगिनत हल संभव है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का आलेखीय कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2x² माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्य क्या होगा, तो बच्चों जब आप इसका एक शून्य निकालिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -3 इसका निकलेगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है कि AY² प्लस BY प्लस C का आलेख कैसा होगा, तो बच्चों परवलय आलेख बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। बच्चों विरोधी समीकरण युग्म क्या होता है, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों विरोधी समीकरण युग्म। और बच्चों ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि y-6 का आलेख कैसा होगा। तो पहली बात जान लीजिए बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है। और जब x का वैल्यू 0 होता है बच्चों तो वो होता है x अक्ष पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों x अक्ष के वो समांतर चला जाएगा, ठीक है, x अक्ष पे नहीं, x अक्ष के समांतर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 5 और 8 के x अक्ष के लंबिक दूरी क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, बोला है कि बिंदु, ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 5, 8 की x अक्ष से लंबिक दूरी क्या है। बच्चों यहाँ पे आपको दूरी सूत्र का यूज करना है और ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 इकाई आएगा। फिर बोला है कि बच्चों की -4 और 0 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो -4 और 0 है बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या है कि y का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा बच्चों बिल्कुल ही 4 इकाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बिंदु 3-4 के मूल बिंदु कितनी दूरी है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो बच्चों इसमें भी दूरी सूत्र आप लगाइए और -5 इकाई, सॉरी बच्चों 5 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा मूल बिंदु का हमेशा ही निर्देशांक 0 होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो फाइनल होगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत, उसका भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों आप इसमें भी दूरी सूत्र लगा करके निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश पर घूमती है। तो बच्चों -6 डिग्री पे वो घूम जाती है 1 मिनट में, मिनट की सुई। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण बनाने वाले चाप की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों चाप की लंबाई हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों आपका हो जाएगा राइट आंसर 231, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बोला यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बच्चों πr² होता है, तो हो जाएगा पाई का पाई रहेगा और r का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब 25 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका अनुपात हो जाता है बच्चों 22:7, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ा है, बोला है कि 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहिए को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, राइट जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा पहिए की परिधि हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, एक चक्कर पहिए कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों 22 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा एक चक्कर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, दो वृत्त की परिधि का अनुपात 5:7 है तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगी। तो बच्चों पाई कट जाएगा तो 5:7 ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के सांख्यिकी मानों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो बोला है ना बच्चों की वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, तो बच्चों क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा R/2 हो जाएगा बच्चों इसका अनुपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसका मान 1 से अधिक होता है। तो बच्चों 10-50 डिग्री का मान सबसे अधिक हो जाएगा इसमें से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इनमें किसका मान सबसे कम होगा। तो बच्चों cos 90 का मान सबसे कम होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि इनमें किसका मान सबसे अधिक होगा, तो बच्चों tan 45 का मान इसमें सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बच्चों इसका ना मतलब आप एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो बच्चों बता देते हैं कि tan जो होता है, ठीक है, tan में जितना भी हमारा थीटा का मान बढ़ता है उसका मान भी बढ़ते जाता है, और जितना थीटा का मान घटता है उसका मान भी घटते जाता है। साइन और कॉस में बच्चों उल्टा होता है। ठीक है, साइन में भी वही होता है, मतलब जितना थीटा का मान बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या होगा बच्चों कि उसका भी मान बढ़ता है, साइन का भी मान बढ़ता है। बट यहाँ पे साइन से बड़ा tan हो जाएगा, इसलिए आपका 35 नंबर में साइन भी 50 है और tan भी 50 है, लेकिन साइन से बड़ा आपका tan हो जाएगा। कॉस का मान बच्चों जितना भी थीटा का मान बढ़ता है उसका मान ऑटोमेटिक उल्टा होता है, घटते चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि थीटा का मान यदि 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों जब आप यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो देखिए बच्चों हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे जैसे 2 है आपका, ठीक है बच्चों, 2 है, कॉस है, ठीक है ना, और थीटा यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा का मान 30 है तो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और cos 60 का मान हो जाएगा कितना बच्चों, तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुने 1/2 जब आप करेंगे तो 2 आपका कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा क्या है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से किसका मान 0 है। तो बच्चों इसमें से सभी का मान 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है और cot 90 भी 0 ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 60 का मान इनमें से किसके बराबर है। तो बच्चों साइन 60 का मान cos 30 के बराबर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों बोला है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा। तो वो बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे बच्चों थीटा का मान बराबर है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। बच्चों हम अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 है कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन ए का व्युत्क्रम कौसेक होता है। तो यहाँ पे कौसेक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कर्ण और आधार का अनुपात कौन होता है। तो बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों सी नंबर सेक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि इनमें से कौन सदा समरूप होता है। तो बच्चों वृत्त हमेशा समरूप होता है और त्रिभुज समरूप हमेशा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहलाता है। बच्चों ये थेल्स प्रमेय का डिफिनेशन है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का समान अनुपात में बांटने वाले किसके समानांतर होती है। तो बच्चों ये जो होती है आपकी पहली भुजा के समानांतर होती है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के बराबर क्या होते हैं। तो बच्चों उसके अब जब आप भी दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका भुजा भी बराबर होता है, संगत भुजा, संगत कोण और संगत शीर्षलंब भी बराबर होता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी यू का, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम आपको एक त्रिभुज बना के दे रहे हैं, ये दो त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे P है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा है आपका एस टी यू है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। देखिए बच्चों P के सम्मुख जो है संगत में वो एस आता है, तो इसलिए यहाँ पे P जो है वो एस के बराबर हो जाएगा और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन है, ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो बी किसके बराबर होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे और ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में ए है तो यहाँ पे पी है, तो ए जो है पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ बी है तो यहाँ क्यू है तो बी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ सी है तो यहाँ आर है तो सी आर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पूछा है हमको बी किसके बराबर, तो बी बच्चों क्यू के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप पी सी ए है, तो पी आर किसके समानांतर होगा, सॉरी बच्चों संगत होगा। तो यहाँ देखिए P और R, मतलब शुरू का P लिया लास्ट का R लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे B और A ले लेंगे।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ए। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो बच्चों वो बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है बच्चों। क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप है। ए का मान 50 है, बी का मान 70 है, तो एफ का मान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जब ए का मान 50 70 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 120 होता है। 180 में से घटा दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि प्रथम 6 सम संख्याओं जो का माध्य क्या होगा? तो बच्चों प्रथम 6 संख्याओं का माध्य, सॉरी बच्चों एक क्वेश्चन छूट गया, बोला प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो बच्चों विषम संख्या का माध्य आपका हो जाएगा, प्रथम 5 है ना, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 5 हो जाएगा। और बोला कि प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम 6 सम संख्या 2 4 6 8 10 और 12, ये सभी को जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? तो बच्चों इसकी 2 विधि है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बारंबारता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, संचयी बारंबारता वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों इसका दूसरा नाम है त्वरण। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव का हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि पग विचलन विधि से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो बच्चों इससे माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखिए आपका सब्जेक्टिव भी हम आपको दिखा देते हैं बच्चों। यही सब लगभग सब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगा। क्या कहेगा बच्चों? तो यूक्लिड से बच्चों, यूक्लिड नियम के बच्चों, यूक्लिड विभाजन के नियम से बच्चों आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रूव करने वाला बच्चों ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये आपको बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा भी। 2 नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है। ठीक है बच्चों, हाँ लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों निश्चित आप रहिए, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा 3 नंबर से भी, क्योंकि बच्चों हो सकता है यहाँ पे 2 + √3 है तो वहाँ आपको 2√3 दे दे या फिर √3 ही दे दे, लेकिन देगा एक क्वेश्चन जरूर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो एक आवाज गुणनखंड से भी क्वेश्चन रहता है। और 5 नंबर जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, बोला है क्या कि 260, देखिए हम आपको इसको बना ही देते हैं। बोला है कि 216 है और इसको क्या करना है, 216 को 320 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दो जो संख्या दिया हुआ है और जो आपका मोसो या लोसो कोई भी अगर एक दिया है तो इसको बटे में रख के बच्चों इसे कटा के गुना कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये 40 टाइम में कट जाएगा, 40 टाइम में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 × 216 जो आएगा बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको बच्चों दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। तो बच्चों ये भी सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव को भी आप एक बार देख लीजिए बच्चों, और देख करके यही सब सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। थोड़ा बहुत बच्चों इससे चेंजिंग हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन पिछले ईयर का है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से इस सारे सब्जेक्टिव को देख लीजिए। बाकी बात बच्चों हम आपको अपने चैनल पे सभी सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। यहाँ पे आपका तैयारी करवा रहेंगे हम, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।